नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दिल्ली पुलिस के एक और बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेशन में। साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। दो आपके लिए आज फिर दो मोटिवेशनल लाइन। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। साथियों, आप लगातार मेहनत करते रहिए, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए, रास्ते आपके लिए स्वतः ही खुल जाएंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए रास्ते आपकी मंजिल के स्वतः ही खुल जाएंगे। चलिए साथियों, हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, आज मैं प्रश्न शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आज आपके लिए थोड़े अच्छे प्रश्न रखे गए हैं और मैं आगे से यही कोशिश करूंगा आपके लिए अच्छे ही प्रश्न रखे जाएं, इनका थोड़ा लेवल ज्यादा हो, जिससे जब आप इनकी प्रैक्टिस करें उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? साथियों, मैं बता दूं, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते थे। तो जब प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, प्रश्न में नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहू। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन नेशनल लिटरेसी मिशन का गठन सन में किया गया था। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सी सन में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन किया गया था? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1988। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मगध जनपद नदियों से घिरा हुआ था। आपको ये बताना है, मगध महाजनपद था जो, वो किन नदियों से घिरा हुआ था? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा और सोन। प्राचीन मगध महाजनपद मुख्य रूप से गंगा नदी और इसकी सहायक नदी सोन द्वारा, गंगा नदी की सहायक नदी और सोन द्वारा घिरा हुआ था। इन नदियों ने मगध को प्राकृतिक सुरक्षा और साथ ही उपजाऊ भूमि और जल मार्गों के माध्यम से व्यापार के लिए लाभ प्रदान किए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ पहाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। चंद्रनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है जो बांग्लादेश के सीताकुंड के पास चंद्रनाथ पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ भी माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेटर। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम या फिर अंग्रेजी में हम इसे कहना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसे द गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। इसी एक्ट को क्या हम कहते हैं? द गैंगिंग एक्ट। 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, उसका शासनकाल कब से था? 1876 से 1880 उसका शासनकाल था, के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार की आलोचना करने वाले भारतीय भाषाओं के प्रेस को नियंत्रित करना था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत या इंडिया। भारत एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश था। पहले एशियाई खेल फर्स्ट एशियन गेम्स का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में डीपीएसपी का हिस्सा है। यह राज्य को पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य सौंपता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। चिल्का झील है जो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है।
अन्य झील सुपीरियर मलावी टिटिकाका मुख्य रूप से मीठे पानी की झील है। जो यहाँ पे दी है सुपीरियर मलावी टिटिकाका, ये किस कैसी है? मीठे पानी की झील। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, ठुमरी गायकी की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से युग्म सम्मिलित हैं? यहाँ देखो, आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक स्टेटमेंट 1, एक स्टेटमेंट 2। तो ये इसमें से पूछा है इन दोनों में से कौन से सही है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। जैसे पूरब में मृदु और गंभीर भाषा में गाई जाती है, पंजाब में अत्यधिक चपल। चलिए आपको बता दो, ठुमरी गायकी की शैलियां मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में विभाजित हैं और दोनों विशेषताएं सही हैं। पूरब अंग जो पूरब की तरफ गाई जाती है, इधर क्या हो गया पूरब अंग, यह बनारस गया आदि क्षेत्रों में लोकप्रिय है। यह मृदु या फिर कोमल, मृदु का मतलब होता है कोमल और गंभीर प्रकृति का होता है। और जो पंजाब अंग है, यह पंजाब क्षेत्र में लोकप्रिय है और इसे अत्यधिक चपलता, चपलता का मतलब गति और अलंकरण में तेजी से होती है, जिसे अक्सर टप्पा गायकी से प्रभावित माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? साथियों, हम सभी जानते हैं कि सकारात्मक प्रभाव तो हरित क्रांति के जैसे फसलों को बढ़ावा देना, अपने देश में ही फसलों गेहूं इत्यादि चीजों को उगाना, लेकिन यहाँ पूछा गया नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें क्या क्या 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इन तीनों में से बताना क्या क्या नकारात्मक प्रभाव है। एक है भूजल स्तर का ह्रास, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी हुई इनपुट लागत। तो ये तीनों ही नकारात्मक कारण हैं इसके हरित क्रांति के। हरित क्रांति ने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी हुए। भूजल का ह्रास, उच्च उपज वाली किस्मों एसवाईवी को अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसे भूजल का अत्यधिक उपयोग हुआ। फिर क्या है दूसरे नंबर पर, मृदा गुणवत्ता में गिरावट। मृदा गुणवत्ता में गिरावट कैसे हुई? रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और संरचना पर नकारात्मक असर पड़ा। तो तीसरा क्या है, बढ़ी हुई इनपुट लागत। जो HYB बीजों, उर्वरकों और सिंचाई पर निर्भरता के कारण किसानों के लिए खेती की लागत, इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ गई। अब देखो, उन्हें क्या HYB बीज भी लाने पड़े, उर्वरक भी डालने पड़े थे। जब उन्होंने HYB बीज डाले तो उसमें सिंचाई भी ज्यादा हुई, इस वजह से क्या इनपुट कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई। इसके लिए इसका तीसरा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। केरल एक राज्य है, लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और मिजोरम एक राज्य है। 2000 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित हैं। केरल जो राज्य सबसे अधिक साक्षर है, फिर लक्षद्वीप दूसरे नंबर पर जो केंद्र शासित प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर मिजोरम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। यह कहाँ उपयोग किया जाता है? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल के नीचे। सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो यहाँ पे लिखा है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका उपयोग मुख्य रूप से जल के नीचे पनडुब्बियों, जहाजों और वस्तुओं का पता लगाने, उनकी दूरी मापने के लिए किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा, पनडुब्बी होती है समुद्र में, बड़े बड़े जहाज होते हैं, तो उनमें लगा होता है, जिससे वस्तुओं की दूरी और उनको मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चरी नृत्य। चरी नृत्य राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं पीतल या कांसे के घड़ों को, जिन्हें चरी कहा जाता है, वो सर पर रखती हैं, जिनके ऊपर जलते हुए दिए रखे होते हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से किशनगढ़ की
गुर्जर और सैनी समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पोस्ट टेंशनिंग टेंशनिंग की उपयुक्तता के लिए अच्छी होती है। डैश दिया के लिए अच्छी होती, किसके लिए अच्छी होती है पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन्ग स्पैन या फिर लंबी अवधि। पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट को मजबूत करने की एक तकनीक है। प्रीस्ट्रेटेड कंक्रीट का एक प्रकार है। यह विधि विशेष रूप से लॉन्ग स्पैन या लंबी अवधि विस्तार वाले पुलों, बीमों और स्लेबों के लिए बहुत उपयुक्त होती है, क्योंकि यह कम सामग्री के साथ अधिक बार वहन क्षमता और लचीलापन प्रदान करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, किस प्रकार के कर में सीमांत कर दर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल टैक्स रेट, औसत कर दर एवरेज टैक्स रेट से अधिक होती है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रगामी प्रगामी कर या फिर प्रोग्रेसिव टैक्स प्रणाली में जैसे जैसे व्यक्ति या इकाई की आय बढ़ती है, कर की दर भी बढ़ती जाती है। इस प्रणाली में सीमांत कर दर अतिरिक्त आय पर दर हमेशा औसत कर दर से अधिक होती है, क्योंकि उच्च आय वर्ग पर उच्च दरें लागू होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुबाची। अबुबाची मेला असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक प्रमुख वार्षिक हिंदू मेला है। यह देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्मचक्र का उत्सव और मानसून के दौरान आमतौर पर जून में 3 दिनों के लिए मंदिर बंद रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदाड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था जो वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए उड़ीसी के प्रथम नृतक का नाम बताएं। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु केलुचरण महापात्र। गुरु केलुचरण महापात्र उड़ीसी नृत्य के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली गुरुओं में से एक हैं। उन्हें 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और वह यह सम्मान पाने वाले उड़ीसी नृत्य के पहले कलाकार थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी घोड़े से गिरने पर लगी चोट के कारण मृत्यु हो गई थी। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिलजी सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी और एक गद्दी पर कब बैठा था, 1206 ईस्वी में एक गद्दी पर बैठा था। चौगान या फिर जिसे हम पोलो कहते हैं, जो घोड़ों पे बैठ के खेला जाता था, उसके समय खेलते समय पोलो के या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदुरै। मदुरै जो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु को अपनी प्राचीन संस्कृति, समृद्ध विरासत और ऐतिहासिक मंदिरों जैसे मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो मदुरै में स्थित है के कारण पूर्व का एथेंस कहा जाता है और यह बैगई नदी के तट पर स्थित है। साथियों आपको याद रखना है किस नदी के तट पर स्थित है, बैगई नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। तो साथियों मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सबसे अधिक होती है, जिसका मान 4.0 है। विद्युत ऋणात्मकता एक परमाणु की वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा वह रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है या फिर अट्रैक्ट करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाश मंदिर, एलोरा। एलोरा का कैलाश मंदिर जो राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। जो कृष्ण प्रथम राजा थे वो किस वंश के थे, राष्ट्रकूट वंश के, उनके द्वारा बनवाया गया।
गया था। ये पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित है। यह एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा संरचनात्मक मंदिर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? साथ ही जो हमारा देश आजाद हुआ था उस समय जो गोवा था वो भारत का एक राज्य नहीं था। तो आपको इनमें से बताना कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसने गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया। साथियों जो एक्सप्लेनेशन है उसे बिना देखे आप आंसर कमेंट कीजिए, अभी वीडियो पॉज करके इसका आंसर क्या होगा। साथियों मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1987 में आया था, जिसने गोवा को भारतीय संघ के 25वें राज्य के रूप में स्थापित किया, जबकि दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा या फिर मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र या फिर वीनस ग्रह, जिसे हम अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। भोर का तारा भी और सांझ का तारा भी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्योदय से पहले पूर्व में और सूर्य के बाद पश्चिम में दिखाई देता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है। यह प्रश्न मैं आपको पीछे पिछले जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें करवाया था मैंने, उसमें यह था प्रश्न कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। उसका उत्तर था वीनस, शुक्र। यहाँ पूछा है कि मॉर्निंग स्टार या फिर भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर भी हो जाएगा शुक्र या फिर वीनस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन जो कब हुआ, 1916 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, हुआ। अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस समझौते में दोनों दलों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संयुक्त रूप से लड़ने की सहमति व्यक्त की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। भारत में जारवा और ओंगे जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। साथियों जारवा और ओंगे दोनों ही भारत के अंडमान द्वीप समूह की विशेष रूप से कमजोर आदिम जनजाति समूह हैं। वे बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क रखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। एनी बेसेंट की होम रूल लीग भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रित थी? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मद्रास। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास जैसे अडायर में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि बाल गंगाधर तिलक की लीग मुख्य रूप से महाराष्ट्र, पुणे और कर्नाटक क्षेत्र में सक्रिय थी। होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक की भी थी और एनी बेसेंट की भी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। हाल ही में 2024 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिशेल बैचलेट। मिशेल बैचलेट चिली के पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूर्व उच्चायुक्त को उनके लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए 2024 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आपको पता चल गया होगा मिशेल बैचलेट कौन है, चिली के पूर्व राष्ट्रपति। यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ऐसे ना पूछ के आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो मिशेल बैचलेट हैं वह कहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो आपको याद रखना कहाँ के, चिली के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। स्ट्रेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। स्ट्रेट ड्राइव क्रिकेट में बल्लेबाज द्वारा गेंद को सीधे गेंदबाज की दिशा में मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रसिद्ध शॉट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। भारत के प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट को लागू करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो
नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार मुख्य एजेंसी है, जिसने स्टेडियम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को लागू किया। साथियों मैं बता दूं, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है यह भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ता है। अब आपको कमेंट में बताना है ये कौन कौन से 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ी होती है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुबिडियम। ऑप्शन बी, रुबिडियम। परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी के समूह, ग्रुप, समूह क्या कहते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, क्योंकि प्रत्येक क्रमिक तत्व में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक कवच जिसे सेल कहते हैं जुड़ता है। दिए गए सभी तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम समूह एक में है, जो क्षार धातु के हैं, और इनमें से रुबिडियम सबसे नीचे आता है, इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक, सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तीनों प्रकार के भौतिक प्रभाग, पठार मैदान और तटीय मैदान स्थित हैं? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में तीनों भौतिक भाग स्पष्ट रूप से हैं, मौजूद हैं। दक्कन का पठार का हिस्सा भी है तमिलनाडु, अंदरूनी मैदान भी है जैसे कावेरी बेसन, और कोरोमंडल तटीय मैदान भी है। कोरोमंडल तक तमिलनाडु में, इस वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था के दौरान मानव विकास के कालानुक्रमिक क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसमें क्या है, पहले होता है युग्म नज, फिर होता है, फिर इसका अगला क्या है, क्रम है गूढ़ावस्था, फिर गूढ़, अंग्रेजी में कहते हैं सबसे पहले जायगोट बनता है, फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज, फिर फीटस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, FRBM अधिनियम राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य है, क्या था? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारी सरकारी उधारी को कम करना। FRBM अधिनियम 2003 का मुख्य उद्देश्य भारत में राजकोषीय घाटे, जिसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, को कम करके और सरकारी उधारी पर नियंत्रण लगाकर वित्तीय अनुशासन लाना था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल दी है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा आंतरिक या बाह्य संकट की स्थिति होने पर कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, वह मुगल सम्राट कौन था जिसकी आत्मकथा तुजुके ये जहांगीरी के रूप में प्रसिद्ध है? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर। तुजुके जहांगीरी मुगल सम्राट जहांगीर का अपना संस्मरण है, संस्मरण जिसे मेमोर कहते हैं अंग्रेजी में, जिसमें उन्होंने अपने शासनकाल, निजी विचारों और घटनाओं का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए आवेशित कणों की धाराओं को क्या कहा जाता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर हवा या सोलर विंड। सूर्य से लगातार निकलने वाली आवेशित कणों की धाराओं को सौर हवा, जिसे सोलर विंड कहा जाता है। ये कण प्राय प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के रूप में होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBPP योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालिकाओं का जीवन रक्षक एवं शिक्षा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के जन्म, जीवन रक्षण, लिंग अनुपात में सुधार और उनकी शिक्षाओं को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेनिस। टेनिस से ड्यूस शब्द संबंधित है। कैसे संबंधित है ये जानते हैं। टेनिस में ड्यूस वह स्थिति है जहां दोनों खिलाड़ियों का स्कोर बराबर होता है, जैसे 40-40।
बराबर हो गया। एक खिलाड़ी का भी 40, दूसरे खिलाड़ी का भी 40 होने के बाद गेम जीतने के लिए किसी एक को लगातार 2 अंक चाहिए होते हैं। अब गेम जीतना है तो किसी एक खिलाड़ी को लगातार 2 अंक चाहिए होते हैं। यह शब्द विशेष रूप से टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, कौन सा बल ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? साथियों, आपने देखा होगा हमारे आसमान में बहुत सारे तारे हैं और हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे ग्रह हैं और गैलेक्सी जिसे आकाशगंगा कहते हैं। इन सबको कौन सा बल नियंत्रित करता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आपने 10th और 12th दोनों ही क्लासों में पढ़ा होगा। इसकी क्या व्याख्या? गुरुत्वाकर्षण बल जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं वह मौलिक बल है। मौलिक बल है जो ब्रह्मांडीय पिंडों, जिन ब्रह्मांडीय पिंडों का मतलब जैसे ग्रह, तारे, जैसे यहाँ पे लिखा ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं के बीच पारस्परिक आकर्षण तथा उनकी गति को नियंत्रित करता है। यह सौरमंडल के ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा करने और आकाशगंगाओं में तारों को बांधे रखने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, पंचायत राज प्रणाली का कौन सा स्तर गांव स्तर पर कार्य करता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत। जिला परिषद तो जिला लेवल पर काम करता है, लेकिन गांव स्तर पर कौन सा काम करता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे निचली और आधारभूत इकाई है जो गांव स्तर पर प्रशासन और स्थानीय विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है। जैसा कि आपने देखा होगा आपके गांव में क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। यह गांव स्तर पर सरकारी योजना के क्रियान्वयन और प्राथमिक सेवाओं के प्रबंधन का कार्य करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, महाजनपदों को उनकी राजधानियों से मिलान करें। साथियों, एक तरफ आपको महाजनपद दिए हैं और उनकी राजधानियां दी हैं, अब उन्हें मिलान करना है। तो इसका सही मिलन क्या होगा? चलिए हम देखते हैं। वत्स, वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। तो पहले का क्या हो जाएगा? एक, और दूसरे का क्या हो जाएगा? मगध। मगध की राजधानी राजगृह थी, तो दूसरे का बी हो जाएगा सही मिलान। तीसरे का क्या होगा? कुरु। कुरु की राजधानी उज्जैनी नहीं थी, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, तो तीसरे का हो जाएगा डी। और चौथे अवंती, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, तो 4 का हो जाएगा सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का सी। सही उत्तर ये यहाँ पे लिखा है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद थे। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? 16, और उनकी राजधानियों का सही मिलन है निम्नलिखित है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जैसा कि मैंने आपको बताया। मगध की राजधानी राजगृह, पाटलिपुत्र। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जिसे बाद में पाटलिपुत्र भी हो गई थी, लेकिन प्रारंभिक क्या थी? राजगृह। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, कौन सा शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है और इसमें गायन एवं नृत्य दोनों सम्मिलित हैं? तो इसमें कौन सा नृत्य जो आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है जिसमें गायन और नृत्य दोनों शामिल हैं? तो यह नृत्य है ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के मूल का शास्त्रीय नृत्य जिसमें कलाकार कथानक के साथ गायन और नृत्य दोनों का प्रदर्शन करते हैं। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिरू के कामराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक कल्याण शासन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, इसका सही उत्तर आपको मैंने बता दिया, क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक कल्याण शासन। के कामराज एक महान स्वतंत्रता सेनानी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। उन्हें मुख्य रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और मुख्यमंत्री के रूप में सामाजिक कल्याण शासन, विशेष रूप से शिक्षा और स्कूली भोजन कार्यक्रमों के लिए याद किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है खासी और जयंतिया पहाड़ियों पर, ये किस राज्य में स्थित है? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय में स्थित है ये पहाड़ियां। खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, जो इन पहाड़ियों की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों के कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, टॉम्ब ऑफ सैंड या फिर जिसे कहें रेत की टीला नामक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार
से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गीतांजलि श्री। टॉम ऑफ सेंड मूल हिंदी शीर्षक रेत समाधि की लेखिका गीतांजलि श्री है। यह कृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी कृति है। इसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया, ये जरूर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, ब्रिक्स देशों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई है? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों ने की है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों का मतलब है जो ब्रिक्स के सदस्य हैं और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, पहला विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो साथियों इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2012। पहली विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2012 में प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट सामाजिक प्रगति के माप के रूप में खुशी के महत्व पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान जारी की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट स्ट्रीमर कौन बनी? साथियों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट करके आपका यही आज का होमवर्क है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या है। जरूर बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या है। एंड तक अगर आप बने हैं तो आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।